श्री जी एजुकेशन पॉइंट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग हिंदी भाषा का एक बहुत ही प्रमुख विषय लेके आए हैं जिसका नाम है शब्द। ये व्याकरण का एक ऐसा विषय है जिसे प्रत्येक व्यक्ति को जानना बहुत आवश्यक है। अगर आप लोग किसी भी कक्षा के विद्यार्थी हो तो आपको शब्द के बारे में बहुत से प्रश्न परीक्षा के अंदर आते होंगे। अगर आप हिंदी के अध्यापक हो तो आपको भी बहुत ही अंदर तक जाकर शब्द को समझना चाहिए। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो वहां भी आपको शब्द से संबंधित प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो जो भी आपकी शंकाएं रहती हैं उस परीक्षा के अंदर भी आज हम सभी को दूर करेंगे, क्योंकि आज हम लोग शब्द को बहुत ही विस्तृत रूप से समझने वाले हैं। तो आइए आज का विषय शुरू करें। शब्द। शब्द क्या है? शब्द की परिभाषा क्या है? शब्द होता क्या है? एक या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि शब्द कहलाता है। याद रखिएगा, एक वर्ण भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है, लेकिन वह स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि होनी चाहिए। सार्थक अर्थ क्या है? जिसका कोई अर्थ हो। जैसे उदाहरण में देखें कि एक वर्ण से निर्मित शब्द हमारे पास है न। न का अर्थ होता है नहीं। जैसे मैं कहता हूं न मैंने न करना, या मैं दिल्ली न जाने वाला हूं। न का अर्थ है नहीं, लेकिन न शब्द ने हमें पूरा अर्थ दे दिया, न ध्वनि ने हमें पूरा अर्थ दे दिया, तो इसलिए ये क्या है? शब्द है। जैसे आगे वह, मैं, वह मेरा मित्र। वह का अर्थ होता है और, तथा। यहां पे क्या है? वह ध्वनि ने हमें पूरा अर्थ दे दिया कि कहने वाले का अर्थ क्या है। तो ये भी क्या है? शब्द है। अनेक वर्णों से निर्मित शब्द वो तो आप लोग जानते हो, जहां पे कुछ वर्णों का मेल हो जाए। जैसे कुत्ता हो गया, क हो गया, त हो गया। शेर हो गया, कमल हो गया, यहां पर तीन वर्ण हो गए। नयन हो गया, प्रसाद हो गया, सर्वव्यापी हो गया, परमात्मा हो गया। ऐसे बहुत से शब्द हैं, लेकिन विशेष ध्यान रखना है आपने, एक वर्ण से निर्मित न भी है और वह भी है। शब्द के भेद के बारे में बात करें। शब्द के भेद के बारे में बात करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि प्रतिदिन हम लोग पूरी तरह से गंभीरता से कुछ ना कुछ नया विषय लेके आ रहे हैं, जिसका सिर्फ एक ही हमारा उद्देश्य है कि जो ज्ञान है वो सब तक पहुंचे। हम लोग खुद कहते हैं कि ज्ञान अपने पास संभाल कर नहीं रखना है, आप भी इसे ज्यादा से ज्यादा बांटिए। आप कैसे बांट सकते हैं? इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके। तो आइए बात करें शब्द के भेद के बारे में। अक्सर हमें एग्जाम में आ जाता है, परीक्षा के अंदर पूछते हैं कि शब्द के कितने भेद हैं। तो हम लोग वहां पे क्या होता है, बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं। तो लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। शब्द के भेद जब भी हमसे पूछे जाएंगे तो पूरे विस्तृत रूप से पूछे जाएंगे। या तो पूछेगा कि अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं। अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? कितने बता दिएंगे? दो। दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं इसको विस्तृत रूप में जानते हैं। व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? तीन है। व्युत्पत्ति का अर्थ और भी होता है, बनावट भी होता है। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? चार। उत्पत्ति का अर्थ जन्म भी होता है। प्रयोग की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? तो वो है आठ। तो आप लोग समझ गए, शब्द के भेद हमें चार रूप से पूछे जा सकते हैं। अर्थ की दृष्टि से, व्युत्पत्ति की दृष्टि से, उत्पत्ति की दृष्टि से और प्रयोग की दृष्टि से। हम लोग बिल्कुल इसको एक सीक्वेंस में लेके चले हैं। जैसे अर्थ की दृष्टि से दो है, व्युत्पत्ति की तीन है, उत्पत्ति की चार है और प्रयोग की दृष्टि से आठ है। अब इन्हें थोड़ा सा और विस्तृत देखते हैं। अब हमने कहा था कि अर्थ की दृष्टि से जो शब्द के भेद है वो होते हैं दो। कौन कौन से हैं? सार्थक और निरर्थक। कौन से होते हैं? सार्थक और निरर्थक। व्युत्पत्ति की दृष्टि से तीन कहे थे हमने, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। उत्पत्ति की दृष्टि से हमने कितने कहे थे? चार। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज।
अब प्रयोग की दृष्टि से कितने होते हैं? 8। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो आप लोग समझ गए कि हमारे पास यहां पर 4 रूप बताए गए शब्द के भेद देने के लिए। पहला था अर्थ की दृष्टि से, दूसरा है व्युत्पत्ति, तीसरा है उत्पत्ति और चौथा हमारे पास प्रयोग। पांचवा एक और है, वो है विकार की दृष्टि से या परिवर्तन की दृष्टि से। वो मुख्य रूप से 2 होते हैं, एक तो होता है विकारी और एक होता है विकारी। इसके बारे में भी आगे चलकर बात करने वाले हैं। तो लीजिए, विकारी शब्द। विकारी शब्द कौन सा होता है? जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता है। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन होना, जहां पर थोड़ा सा भी विकार हुआ। जैसे एक शब्द है कुत्ता, कुत्ते, कुत्ती, कुत्तों, मतलब ये जो है विकार कैसे हो रहा है? लिंग लगकर या वचन लगकर, है ना? तो इतने आसानी से ही जब किसी भी शब्द को हम लोग परिवर्तित कर सकते हैं तो वो होता है विकारी शब्द। जैसे उदाहरण हमारे पास है कुत्ता, कुत्ते, कुत्तों, मैं, मुझे, हमें, अच्छा, अच्छे, खाता है, खाती है, खाते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, विकारी शब्द जैसे हम लोग प्रयोग की दृष्टि से, अभी हमने कुछ दिन पहले प्रयोग की दृष्टि से शब्द के 8 भेद थे। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और समुच्चय बोधक अभी किए। तो वो क्या, वो इसी के भेद है। जिन्होंने अब तक ये नहीं समझे वो लोग वीडियोस देख लेना। संज्ञा वाली वीडियो भी आपके पास अवेलेबल है, विशेषण की भी है, सर्वनाम की भी है, क्रिया विशेष सभी है। तो अब बात करें विकारी शब्द की। विकारी शब्द हमारे पास प्रयोग की दृष्टि से 8 में से सिर्फ 4 होते हैं। एक तो संज्ञा होता है, जैसे कुत्ता, कुत्ते, कुत्तों। एक सर्वनाम हो गया, मैं, मुझे, हमें। विशेषण हो गया, अच्छा, अच्छे। क्रिया विशेषण हो गया, खाता है, खाती है, खाते हैं। तो याद रखना, ये 4 शब्द ऐसे हैं जो कि विकारी शब्द हैं। अब बात करें अविकारी की। अविकारी क्या कहता है कि जहां पर परिवर्तन ना हो। विकार का अर्थ ही परिवर्तन होता है। विकारी था तो परिवर्तन हो गया, यहां पे अ लग गया तो क्या है, यहां पर परिवर्तन नहीं होगा। जिन शब्दों के रूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे यहां, किंतु, नित्य, और, हे, अरे। अब आप लोग देखो, अभी हमने पीछे क्या किया? कुत्ता, कुत्ते कर दिया, अच्छा, अच्छे कर दिया, खाता, खाती कर दिया। अब यहां पर देखो, आप लिंग या वचन लगा के कुछ परिवर्तन होता है? जैसे यहां है, यहां का यहूं, यहीं, यहीं नहीं बनता। किंतु, किंते नहीं होता। ये मतलब ऐसे शब्द है जो कि किसी भी प्रकार से हिलने वाले नहीं है। नित्य तो नित्य, और का ओरू, ओरी होता है? नहीं होता। तो क्या है, ये इसीलिए अविकारी है कि यहां पर ये शब्द टस से मस नहीं होने वाले, बिल्कुल नहीं हिलने वाले, जैसे हैं वैसे ही रहने वाले हैं। इनमें भी जैसे हमने देखा, पहले 4 थे, 4 इधर आगे कौन कौन से रह गए? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। हमें परीक्षा के अंदर भी यह प्रश्न आ सकता है कि समुच्चयादि बोधक ये विकारी होते हैं या अविकारी होते हैं। तो आपने बताना है कि विकारी है या अविकारी है। अब प्रयोग की दृष्टि से अभी जो हम बात कर रहे थे वो आपको मैंने और थोड़ा यहां पर स्पष्ट कर दिया कि विकारी शब्द हैं वो 4 ही है प्रयोग की दृष्टि: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और अविकारी कौन कौन से हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इन 8 के बारे में हमने अलग अलग विषय को लेके वीडियो बनाई है। आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा। 8 की 8 वीडियोज होंगी आपके लिए। अब बात करें हैं कि अर्थ की दृष्टि से शब्द के 2 भेद। अभी हमने बात करी, 2 भेद होते हैं, सार्थक या निरर्थक। निरर्थक को बहुत लोग निरार्थक बोलते हैं, निरार्थक नहीं होता है, ये होता है निरर्थक, यानी बिना अर्थ के। और सार्थक अर्थ के साथ। जिन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ हो वे शब्द सार्थक कहलाते हैं। जैसे रोटी, रोटी को समझ के क्या अर्थ है इसका? खाने वाला पदार्थ है, पानी है, पीने वाला पदार्थ है, ममता है जो मांस की मिलती है, डंडा है हमें। तो ये शब्द क्या हमें अर्थ बता रहे हैं कि ये चीजें क्या है। निरर्थक शब्द क्या होते हैं? जो हम लोग क्या करते हैं कि सार्थक शब्दों के साथ बिन बात के लगा देते हैं, जिनका अर्थ कोई नहीं होता है, बिन बात के लगा देते हैं। जैसे देखें, रोटी वोटी,
या रोटी राटी। अब वोटी का क्या अर्थ है? कोई नहीं है। पानी वाणी, पानी का क्या अर्थ है? कोई नहीं है। डंडा वंडा, तो जैसे यहां पर वोटी वाणी वंडा, तो क्या हो गया, इनका यहां पर कोई अर्थ नहीं है, इसलिए क्या है हमारे पास, ये शब्द निरर्थक शब्द है जिनका कोई अर्थ नहीं है। हम लोग बिन बात के लगा रहे हैं, बिन बात के, बिना किसी कारण। अब बात कर रहे हैं पद विचार के ऊपर। इस बात को आप ध्यान से समझिएगा, बहुत समझने वाली बात है ये। अक्सर हम लोग यहां पर बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। कहते हैं, सुनिए ध्यान से, कि सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास शब्द आ गया कुत्ता, वो क्या है? शब्द है। पर जब उसी शब्द का प्रयोग किसी वाक्य में हो जाएगा, अब वो शब्द स्वतंत्र नहीं रहने वाला, अब वो वाक्य में चला गया, और वाक्य में जाते क्या हुआ, व्याकरण निजमस बन गया। कुत्ता है तो पीछे हमें लगाना पड़ेगा कुत्ता भौंक रहा है। अब भौंक रहा है आ रहा, रही नहीं आ रही है, क्योंकि कुत्ता है। तो वो क्या है, अब व्याकरणों के नियम में बंध गया है। और प्राय इसका रूप भी बदल जाता है जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है। जैसे अब मैंने बोला कुत्ता, कुत्ता क्या है, यहां पर शब्द है। लेकिन जब वो वाक्य में चला गया कि कुत्ता भौंक रहा है, तो कुत्ता फिर शब्द नहीं, उससे हम लोग बोलते हैं पद। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? पद। तो यही है पद विचार। जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त हो गया, उसका हमने प्रयोग कर लिया, तो जब उसको हम खोलेंगे अलग से, तो उसको शब्द नहीं बोलेंगे, उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे? पद। तो व्युत्पत्ति या जिसे बनावट भी कहते हैं के आधार पर शब्द के हैं तीन भेद: रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब रूढ़ शब्द कौन से हैं? जो शब्द किन्हीं अन्य शब्दों के योग से न बने हों और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हो, तथा जिनके टुकड़े कर दिए जाएं तो उनके टुकड़ों का अलग अलग करके कोई अर्थ ना निकले, वो होते हैं रूढ़ शब्द। जैसे कल, पर, इनमें क्या है, आप क का और ल को अलग अलग कर दीजिए, ना तो क का कोई अर्थ है ना ही ल का अर्थ है। तो ये क्या है, जो रूढ़ शब्द है। जैसे और देखिएगा, कल, जैसे हमने यहां पे कल बोल दिया, रूढ़ किसको बोलते हैं? कल किसके लिए बोलते हैं? जो बीत गया जाए आ गया, यूं ही कहते हैं, वो तो कल आया ही नहीं। अब कल का अर्थ क्या है? हम लोग कई बार ये भी ले देते हैं कि जिस दिन कार्य नहीं हुआ या नहीं होने वाला, उसको भी हम लोग अगले दिन को कल पे चले जाते हैं, है ना। तो जैसे अक्सर क्या होता है, हम लोग कहते हैं कि आप ये कल कार्य कर लेना, तो आगे वाला में क्या कहता है, सर कल तो छुट्टी है, तो हम कहते हैं कल का अर्थ हमारा कल से नहीं है, कल का अर्थ हमारा वर्किंग डे से, नेक्स्ट वर्किंग डे से है। तो कल क्या है, प्रचलित हो गया, शब्द हो गया आगे आने वाले शब्द के लिए, या ऐसी प्रकार ही पीछे वाले के लिए। और देखेंगे रूढ़ शब्द आगे चल। अब बात कर रहा हूं यौगिक की। जो शब्द कई सार्थक शब्दों से, कई सार्थक शब्द आ जाते हैं कि मेल से बने हो, वो यौगिक कहलाते हैं। जैसे अब हमने देखा देवालय, यहां पे एक सार्थक शब्द देव भी है, दूसरा आल्य भी है। देव होता है देवते, और आल्य होता है रहने का स्थान, यहाँ पे वो चीज रहती है जिसे हम लोग घर बोल लेते हैं। तो देवताओं का घर देवालय, राज अलग है, पुरुष अलग है, हिम प्लस आल्य है, देवदूत है। तो ये क्या है, दो अलग अलग सार्थक शब्दों को जोड़कर बने हैं। तो ये क्या है, यौगिक है। योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जो के रूढ़ भी होंगे और यौगिक भी होंगे। जो हमने अभी इससे पहले दो भेद पढ़े हैं कि रूढ़ शब्द कौन से होते हैं, यौगिक कौन से, जो तो दोनों की विशेषताएं योग रूढ़ शब्द में है, इसलिए इसका नाम क्या है, योग रूढ़ है हमारे पास। वे शब्द जो यौगिक तो हैं, किंतु सामान्य अर्थ को न प्रकट करते हुए किसी विशेष अर्थ को भी प्रकट कर रहे हैं, वो यौगिक योग रूढ़ कहलाते हैं। देखिए, बहुत एक अच्छा उदाहरण है पंकज। अब पंख को अलग अलग करते हैं, पंख प्लस ज, तो ये तो हो गया यौगिक। पंख का भी अर्थ होता है, ज का भी होता है, तो यहां पर क्या है, दो सार्थक शब्द जोड़ रहे हैं। लेकिन जब पंकज को जोड़ के अकेला पंकज बोल रहे हैं, तो ये भी शब्द एक विशेष रूप दे रहा है, विशेष अर्थ दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि पंकज का अर्थ क्या होता है, कीचड़ में पैदा होने वाला, जो भी कीचड़ में फूल पैदा हुई है, हम उसको पंकज बोली जा रहे हैं, है ना। तो ये क्या है, यौगिक भी है और जोग रूढ़ भी है। अब बात कर रहे हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेदों की। सबसे पहले तत्सम क्या है? तत्सम, जो शब्द
संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन से लिए गए वे तत्सम कहलाते हैं। जैसे हिंदी में बोलते थे, सॉरी, जैसे हम लोग संस्कृत में बोलते थे वैसे हम लोग हिंदी में बोले जा रहे हैं। जैसे अग्नि, क्षेत्र, वायु, रात्रि, सूर्य। लेकिन तद्भव क्या है? तद्भव वो ऐसे शब्द हैं संस्कृत के जिन्हें थोड़े से परिवर्तन के साथ, जो कि थोड़े से परिवर्तन के साथ हमारी हिंदी भाषा में आ गए। जैसे हमने अग्नि का आग कर दिया, क्षेत्र का खेत कर दिया, रात्रि का रात कर दिया, सूर्य का सूरज कर दिया। तो ये कौन से शब्द है? तद्भव। समझ गए? तत्सम वो है जो संस्कृत के शब्द हैं, बिल्कुल वैसे के वैसे ही आगे बिना किसी परिवर्तन के। तद्भव क्या है? ये भी संस्कृत के शब्द थे लेकिन थोड़े से परिवर्तन के साथ हमारी हिंदी भाषा ने इन्हें ग्रहण कर लिया। आगे देखिए नंबर 3 पे देशज। देशज क्या है? जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए वे देशज कहलाते हैं। जैसे पगड़ी, गाड़ी, थैला, पेट, खटखटाना। ये ऐसे शब्द हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बोले जाते हैं। अब विदेशी या विदेशज किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो विदेशों से नहीं, विदेशी भाषाओं से, बहुत लोग बोलते हैं विदेशों से नहीं, जो विदेशी भाषाओं से आ गए। क्योंकि हम लोग भारत वाले बहुत से विदेशी लोगों के साथ संपर्क में आए, हमारे भारत में बहुत विदेशी लोग आए, तो वो अपने कुछ नए शब्द लेके आए, तो उन शब्दों को हमने उन्हीं के रूप में, बिल्कुल उसी हालात में हमने उनको अपना लिया। तो वो क्या है? विदेशी शब्द है। जैसे स्कूल, स्कूल शब्द तो हमारे पास अंग्रेजी भाषा का है, तो हम लोग क्या है, पाठशाला के से ज्यादा अब हम लोग स्कूल शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो इसको भी जो अध्यापक भी है वो भी हिंदी वाले गलत नहीं करते। क्यों? क्योंकि इसको हमारी हिंदी भाषा ने अपना लिया। अनार, आम, कैंची, अचार, पुलिस, टेलीफोन, रिक्शा, ऐसे कुछ विदेशी शब्द और भी हैं जिनकी सूची आप लोग आगे देखिएगा। अब देखिए, जैसे तत्समर में शब्द है अग्नि, क्षेत्र, वायु, रात्रि, सूर्य। तद्भव कौन से थे हमने ये देख लिए, वही जो मैंने उदाहरण में दिया। देशज भी देख लिए, विदेशज। अब थोड़ा और ज्यादा लेके चलते हैं जिससे आपको विदेशी जो शब्द है वो समझने में आसानी होगी। तो परीक्षा में क्या होता है, कई बार पूछ लेते हैं, वो में एक शब्द दे देंगे फकीर। जो फकीर है हिंदी भाषा में किस भाषा से आया, तो हमें पता होना चाहिए कि वो अरबी भाषा से आया, है ना। ऐसे बहुत शब्द देखते हैं। अंग्रेजी भाषा के शब्द जिन्हें हिंदी भाषा ने अपनाया: कॉलेज, पेंसिल, रेडियो, टेलीविजन, डॉक्टर, लेटर बॉक्स, पेन, टिकट, मशीन, सिगरेट, साइकिल, बोतल इत्यादि। अब फारसी भाषा के शब्द: अनार, चश्मा, जमींदार, दुकान, दरबार, नमक, नमूना, बीमार, बर्फ, रुमाल, आदमी, चुगलखोर, गंदगी, चापलूसी इत्यादि। आगे आ गया अरबी भाषा के: औलाद, अमीर, कत्ल, कलम, कानून, खत, फकीर, रिश्वत, औरत, कैदी, मालिक, गरीब इत्यादि। इसी प्रकार आगे तुर्की भाषा के शब्द भी हैं, पुर्तगाली भाषा के शब्द भी हैं, जापानी भी है, चीनी भी है, यूनानी भी है और फ्रांसीसी भी है। क्योंकि अब हम इन सब विदेशी लोगों के संपर्क में आए थे, तो इनकी भाषा क्या है, हमारी हिंदी भाषा के ऊपर आ गई। यानी हिंदी भाषा ने दोनों बाहों के साथ इनको क्या किया, स्वीकार किया। तो आप लोग इन शब्दों को अपनी जो है नोटबुक पर लिख लीजिएगा। अब आ गया प्रयोग के आधार पर शब्द के निम्नलिखित 8 भेद होते हैं। हमने पहले भी पढ़ लिए थे शुरू में कि 8 भेद है: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। फिर वही बात नंबर 5 पे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। याद रख लेना, ये 4 पहले किसके अंतर्गत आने वाले हैं, विकारी के, और अगले 4 किसके अंतर्गत आने वाले हैं, अविकारी के। समझ गए होंगे आप लोग। विकार की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं,
दो हैं, विकारी और अविकारी, लेकिन इनके अंतर्गत वही चार आने वाले हैं जो कि प्रयोग की दृष्टि से आने वाले हैं। तो अंतिम रूप देखते हुए प्रयोग की दृष्टि से शब्द के भेद कितने होते हैं? अब ये देखिएगा, ये समझिएगा कि हमने पहले पढ़ लिया कि प्रयोग की दृष्टि के शब्द की। अब आगे चले, हमें पता है संज्ञा कितने भेद होते हैं? 3, सर्वनाम के कितने होते हैं? 6, विशेषण के 4, क्रिया के 2, क्रिया विशेषण के 4, संबंध बोधक के 8, समुच्चय बोधक के 2 और विस्मयादि बोधक के 8। तो एक बात यहाँ पे आपको स्पष्ट कर दूं कि संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक अभी तक निश्चित नहीं है कितने हैं, फिर भी हमने आपको आसान करने के लिए भेद बता दिए थे। तो अभी तक जिन्होंने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक की हमारी वीडियोस नहीं देखी हैं, उन्हें विस्तृत रूप से देख लेना, क्योंकि आपकी हिंदी की व्याकरण का बहुत सारा काम इन 8 वीडियोस के अंदर छुपा हुआ है। और एक बात और आपसे करूं, यहाँ पे शब्द आ रहा है क्रिया, क्रिया विशेषण। तो बहुत लोग क्रिया बोलते हैं, पंजाबी नहीं है ये या कोई और भाषा नहीं है, हिंदी में शब्द होता है क्रिया। तो आप सभी का आज की कक्षा में बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे, और जिन्होंने अभी तक इस वीडियो को या हमारी पहली वीडियोस को शेयर नहीं किया वो शेयर कर दे, क्योंकि हमारी भी वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हम भी ज्ञान को अपने पास न रखकर इसे ज़्यादा से ज़्यादा बांटें। उसके लिए हम लगातार मेहनत कर रहे हैं। हमें एक वीडियो को बनाने में कम से कम 2 से 3 घंटे लगते हैं, लेकिन आप तो सिर्फ एक क्लिक के साथ इसको शेयर करके बहुत सारे लोगों के पास ज्ञान पहुंचा सकते हो। धन्यवाद।